हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आईसीएसई वाला क्लास 9th एंड 10th। तो कैसे हैं मेरे निंजास? क्लास 9 के निंजास के लिए वीडियो है टिश्यूज चैप्टर। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी वन शॉट सीरीज, जिसमें हम 45 to 50 मिनट्स में हर चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। जो बच्चे नए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, उनको मैं बता देती हूँ, माई नेम इज उपासना एंड मैं आपकी बायो वाली मैम हूँ। प्यार से बच्चे मुझे उपू मैम भी बुलाते हैं। तो वन शॉट का फायदा क्या होगा कि आप जब फाइनल एग्जाम देने जा रहे हो और उससे पहले आपको रिवाइज करना है, क्रिस्प रिवीजन करनी है, तो उसमें आपको हेल्प करने वाला है। सो आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज टिश्यूज। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। नोट्स की अगर मैं बात करूं तो इट इज टोटली अप टू यू। अगर आपको एक डिटेल नोट्स आप बना चुके हो दैट इज इनफ, बट अगर आपको सेपरेटली क्रिस्प नोट्स बनाने हैं आप फिर से बना सकते हैं। और अगर आपने अभी तक एक बार भी नोट्स नहीं बनाए हैं और बैकलॉग्स हो गए हैं तो आप ये वाले नोट्स बना लेना, मोर देन सफिशिएंट है। तो सेल चैप्टर आपने देख लिया होगा। सेल का ग्रुप मिलकर ही टिश्यू बनता है और जो सेल्स के ग्रुप हैं वो डिसाइड करते हैं एक पर्टिकुलर काम करना। ठीक है, तो सेल्स का ग्रुप परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन इज टिश्यू। देखते हैं इसकी डेफिनेशन, सीधा क्वेश्चन आता है, डिफाइन टिश्यू। सो अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। हमारी बॉडी के अंदर सेल का ग्रुप मिलकर टिश्यू बनाता है, टिश्यू का ग्रुप मिलकर ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बन जाती है हमारी बॉडी। बट आपको ना इस चैप्टर में दोनों तरीके के टिश्यूज पढ़ने हैं। प्लांट टिश्यू भी पढ़ना है और एनिमल टिश्यू भी पढ़ना है। प्लांट टिश्यू से शुरुआत करते हैं। ये है हमारा प्लांट टिश्यूज का फ्लो चार्ट। पहले तो आप फ्लो चार्ट बनाएंगे ताकि चीजें आसान हो जाएं। प्लांट के जो टिश्यूज हैं वो दो टाइप्स के हैं। एक है मेरिस्टेमैटिक, जो लगातार सिर्फ सेल डिवीजन करते रहते हैं, और ये यंग प्लांट्स के अंदर ज्यादा होते हैं। एक प्लांट छोटा सा है, नन्हा सा पौधा है, तो उसके अंदर मेरिस्टेमैटिक टिश्यू होगा। मेरिस्टेमैटिक टिश्यू लगातार सेल डिवीजन कर रहे हैं, यानी कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। ठीक है, सो अनडिफरेंशिएटेड एंड हैव कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। मेरिस्टम का मतलब ही क्या होता है? टू डिवाइड। देन यही जब डिवीजन खत्म कर देते हैं, बहुत सारी डिवीजन इन्होंने कर ली, सेल्स का अच्छा खासा नंबर बना लिया है, तभी ये बन जाते हैं परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमैटिक टिश्यू ही परमानेंट हो जाते हैं। इट इज जस्ट लाइक परमानेंट जॉब। जैसे परमानेंट जॉब लोगों की लग जाती है तो एक जगह एक ही पर्टिकुलर फंक्शन करना शुरू कर देते हैं, एक ही जगह रहना शुरू कर देते हैं, राइट? तो यही मेरिस्टेमैटिक टिश्यू परमानेंट बन सकते हैं और अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन पूरी उम्र करते रहते हैं। मेरिस्टेमैटिक टिश्यू के 3 टाइप्स है, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। ये बेसिकली इनकी लोकेशन के हिसाब से हमने 3 टाइप्स डिवाइड करे हुए हैं। परमानेंट टिश्यू के आगे 2 टाइप्स हो जाते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये फ्लो चार्ट जब आप बना लोगे तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एपिकल मेरिस्टेमैटिक टिश्यू क्या होता है। ठीक है बेटा, ये सिंपल टिश्यू का फ्लो चार्ट है। सिंपल टिश्यू के 3 टाइप्स है, पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा के 2 टाइप्स होते हैं, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा भी फाइबर्स और स्क्लेराइड्स में डिवाइड होता है। ये आपको इतना डेप्थ में नहीं पढ़ना है, बट ये डिविजन्स आपको पता होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर 2 टाइप्स आ जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। आपने आई एम श्योर ये नाम भी सुने होंगे। आज सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ मेरिस्टेमैटिक टिश्यू। मेरिस्टेमैटिक टिश्यू का देखो, कुछ भी रट्टे नहीं मारने हैं तुमको, ना थोड़ा सा दिमाग लगाकर चीजें समझनी है। मेरिस्टेमैटिक टिश्यू का काम क्या है? सेल डिवीजन, यानी कि 1 से 2, 2 से 4, लगातार इसका यही काम है ना? तो ये ग्रोथ करा रहा है बेसिकली प्लांट्स के अंदर। साइज छोटा होगा तो काम चल जाएगा। अलग अलग शेप्स के होते हैं, अक्सर क्यूबिकल शेप के मिलते हैं, स्पेरिकल भी हो सकते हैं। सेल वॉल थिन होती है, न्यूक्लियस बड़ा होता है। अब सेल वॉल थिन इसलिए है ताकि ये जल्दी से 2 कॉपीज बना सके, क्योंकि जब ये कॉपी बनाएगा तो अपनी सेल वॉल का सामान भी दूसरे सेल्स के अंदर भेजेगा। तो सेल वॉल अक्सर थिन होती है ताकि ये जल्दी से डिवाइड कर सके। न्यूक्लियस का सामान भी 2 सेल्स के अंदर आगे जाना है, तो दे हैव अ लार्ज न्यूक्लियस। वन मोर पॉइंट, प्लांट सेल का एक मेन फीचर होता है कि न्यूक्लियस बीच में ना हो करके साइड में होता है और मेन जगह वैक्यूल ले लेता है, जो कि स्टोरेज ऑर्गेनील है, सामान को स्टोर करने के लिए। प्लांट्स को बहुत कुछ स्टोर करना होता है, बट मेरिस्टेमैटिक टिश्यू इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। मेरिस्टेमैटिक टिश्यू के अंदर वैक्यूल्स लगभग एब्सेंट होते हैं, क्योंकि इनके पास टाइम ही नहीं है चीजों को स्टोर करने का। इनकी जॉब ऐसी है, इनको लगातार डिवीजन करनी है, सो स्टोरेज का टाइम नहीं है। न्यूक्लियस इनके पास सेंटर में होता है, बड़ा सा होता है, बिकॉज दे आर एक्टिवली परफॉर्मिंग सेल डिवीजन। वैक्यूल्स एब्सेंट है। सेल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं है, जरूरत भी नहीं है स्पेस की, बिकॉज दे हैव टू एक्टिवली डिवाइड। अपने सराउंडिंग एरियाज में ही इनको जल्दी जल्दी नए सेल्स बनाने हैं। देन दे डिवाइड एक्टिवली, एडिंग न्यू सेल्स टू द प्लांट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। न्यू सेल्स दस प्रोड्यूस्ड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैच्योर परमानेंट सेल्स। यही सेल्स आगे जाके परमानेंट हो जाते हैं। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो टाइप्स पर आ जाते हैं। एपिकल मेरिस्टेमैटिक टिश्यू को टर्मिनल मेरिस्टेमैटिक टिश्यू भी बोलते हैं,
और एपिकल जो वर्ड आया है वो आया है एपेक्स से। एपेक्स का मतलब होता है टिप। तो मान लो ये एक प्लांट की स्टेम है, तो प्लांट की स्टेम की टिप में आपको ये टिश्यू मिलेगा। तो तभी देखो हमने टिप पर लगाया है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये सिर्फ टिप में ग्रोथ करता है, ये शूट और रूट दोनों की ही टिप्स में ग्रोथ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेटरल और कैम्बियम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? लेटरल मतलब साइड में। तो प्लांट्स को मोटा करना है, प्लांट्स की थिकनेस को इंक्रीज करना है, गर्थ को इंक्रीज करना है, तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेटा डायामीटर को इंक्रीज करने के लिए, गर्थ को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, जैसे प्लांट यहां से थिकनेस लेगा तो थिकनेस के लिए लेटरल या फिर कैम्बियम मेरिस्टम होगा। कैम्बियम और लेटरल मेरिस्टम में क्या डिफरेंस है? कैम्बियम ना सेकेंडरी ग्रोथ के बाद बनता है। जब तुम देखते हो कि पेड़ बन गया है, ट्री फॉर्म हो गया है, तो जो बाहर उसका तना होता है जिसको हम बार्क ऑफ द ट्री बोलते हैं, वो सेकेंडरी ग्रोथ के बाद बनता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा थर्ड टाइप, दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टम। आपकी सेलिना बुक में इंटरकैलरी मेरिस्टम नहीं दिया हुआ है, बट ये बहुत बेसिक है और आपको पता होना चाहिए। इंटरकैलरी मेरिस्टम मोनोकॉट्स के अंदर नोड्स के बीच में प्रेजेंट होता है। जैसे आपने शुगर केन देखा होगा, मान लो ये एक शुगर केन है, शुगर केन के बीच में आपको ऐसे थिक एरिया मिलता है, इसको नोड्स बोलते हैं, और ये नोड्स के बीच वाला एरिया इंटर नोड्स कराता है। तो बेसिकली यहां प्रेजेंट होता है नोड्स के आसपास, और ये लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। ये ऊपर और नीचे दोनों साइड ग्रोथ कराएगा, तभी इसको हम इंटरकैलरी मेरिस्टम बोलते हैं, क्योंकि ये इंटर नोड्स पर प्रेजेंट होता है, ग्रोथ एट इंटर नोड्स कराता है बेसिकली। ठीक है, तो काम क्या हो गया इसका? अगेन हाइट को इंक्रीज करना। सो इंटरकैलरी मेरिस्टम, बट इट इज प्रेजेंट इन ग्रासेस या फिर मोनोकॉट्स। ठीक है, तो ये तो थे हमारे बेटा 3 मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब आ जाते हैं हम हमारे परमानेंट टिश्यू के ऊपर। तो परमानेंट टिश्यू के कौन से टाइप्स पढ़ने हैं? हमने 3 टाइप्स पढ़ने हैं। पहले हम परमानेंट टिश्यू के फीचर्स देख लेते हैं। परमानेंट टिश्यू अब डिवाइड नहीं करेगा, अपनी जॉब करके अपना काम करना शुरू कर देगा। देखो तुम इसको खुद से रिलेट कर सकते हो। जब अभी तुम स्कूल जा रहे हो, तुम्हारा काम सिर्फ एक ही है, पढ़ाई करना, राइट? तो तुम लगातार सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते रहते हो। सेम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लगातार सेल डिवीजन करता रहता है, ये इसका मेन फंक्शन है। बट जब हम परमानेंट टिश्यू पर आते हैं, इन्होंने डिवाइड करना छोड़ दिया और एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन अचीव कर लिया, चाहे फिर वो स्टोरेज का हो, सपोर्ट का हो, डिपेंड्स। ठीक है, अब इसके अंदर परमानेंट टिश्यू दे हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड, परमानेंट शेप ले लेते हैं, परमानेंट फंक्शन लाइफ लॉन्ग परफॉर्म करेंगे। ये लिविंग भी हो सकते हैं और कुछ डेड भी हो जाते हैं। बेटा प्लांट्स के अंदर मेजॉरिटी के डेड सेल्स होते हैं, क्योंकि प्लांट को सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो डेड सेल्स ज्यादा सपोर्ट में हेल्प करेंगे। देन अकॉर्डिंग टू द फंक्शन परफॉर्म देयर आर 3 टाइप्स, प्रोटेक्टिव, सपोर्टिव एंड कंडक्टिंग। नाम से ही समझ आ रहा है, प्रोटेक्टिव प्रोटेक्ट करेगा, सपोर्टिंग सपोर्ट देगा, कंडक्टिंग सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा। ठीक है, प्रोटेक्टिव टिश्यू 2 टाइप्स पढ़ने हैं तुमको प्रोटेक्टिव टिश्यू के अंदर। एक तो होता है एपिडर्मल सेल्स और दूसरा होता है कॉर्क कैम्बियम। एपिडर्मल सेल्स भी प्रोटेक्शन के लिए है, यंग प्लांट्स के अंदर है, यंग लीफ के अंदर, यंग स्टेम के अंदर। ठीक है, कॉर्क कैम्बियम एपिडर्मल को रिप्लेस कर देता है और एपिडर्मल को क्रॉस करके अपनी जगह ले आता है। कॉर्क कैम्बियम ज्यादा सपोर्टिव होता है। जब भी पेड़ का तना बनना है, बार्क ऑफ द ट्री फॉर्म होना है, तो वहां पर कॉर्क कैम्बियम आ जाता है। लीफ की अगर हम बात करें, लीफ की प्रोटेक्शन एपिडर्मल सेल्स ही करते हैं। ठीक है, नाउ इन प्रोटेक्टिव टिश्यू सेल्स जो होते हैं उनकी वॉल्स थिक है, क्योंकि काम इनका प्रोटेक्शन का है, तो सेल वॉल काफी थिक होगी। सेकंड, दे आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। भाई प्रोटेक्शन तो आप बाहर से ही करोगे, है ना, बाहर से प्रोटेक्शन होनी चाहिए, तो रूट, स्टेम और लीफ तीनों के सरफेस पर प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। ऑल्सो ये एपिडर्मिस जो है, एपिडर्मल सेल्स, ये एपिडर्मिस अपने अंदर से एक वैक्स जैसी लेयर सिक्रीट करते हैं, जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं, क्यूटिकल। देन कॉर्क सेल्स, ये बार्क ऑफ द ट्री में प्रेजेंट होते हैं और ये एक वाटर प्रूफ बहुत ही सॉलिड मटेरियल सिक्रीट करते हैं, जिसको हम सुब्रिन बोलते हैं। ये सुब्रिन की वजह से इतना हार्ड हो पाते हैं। सो ये थे हमारे प्रोटेक्टिव सेल्स। अब आ जाओ तुम सपोर्टिंग टिश्यू। सपोर्टिंग में 3 भाई हैं, ऐसे याद करना, पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा क्या जॉब ले लेता है? पेरेन्काइमा जो है वो बेटा मेन काम करता है स्टोरेज का। इट परफॉर्म्स मेन फंक्शन ऑफ स्टोरेज। तो ये फूड को स्टोर करता है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। पोटैटोज में स्टोर करेगा, अलग अलग पार्ट्स ऑफ द प्लांट के अंदर स्टोरेज करता है। देन लार्ज होते हैं,
ओवल शेप के भी, सर्कुलर, पॉलीगोनल, डिफरेंट शेप्स आर देयर एंड दे हैव सिंगल लार्ज वैक्यूल, इनके बीच में एक बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन दे ऑल्सो प्रोवाइड टेम्परेरी सपोर्ट टू द प्लांट, बट इनका अगर मेन फंक्शन हम देखें ना तो इनका मेन फंक्शन है बेटा स्टोरेज का, ठीक है। फिर आ जाओ तुम कॉलेनकाइमा। अच्छा रुको, पहले पेरेन्काइमा के हम बच्चों की बात कर लेते हैं। पेरेन्काइमा के दो बच्चे हैं, पेरेन्काइमा के दो बच्चे हैं, एक है क्लोरेनकाइमा और एक है क्लोरेनकाइमा और एक है एरेनकाइमा, एरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा अपने अंदर क्लोरोफिल स्टोर करेगा, नाम से ही समझ आ रहा है स्टोरेज का काम तो है, बट ये क्लोरोफिल लेकर बैठे हुए हैं। एरेनकाइमा जिनके बीच में एयर स्पेसेस होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। तो ये दो मॉडिफिकेशंस है बेटा पेरेन्काइमा टिश्यू की। उसके बाद आ जाओ तुम कॉलेनकाइमा के ऊपर। कॉलेनकाइमा का मेन काम होता है सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जब भी आंधी तूफान आ रहा है तो प्लांट्स को अपनी शेप मेंटेन करनी है, वही फिक्स्ड रहना है। अगर ये फ्लेक्सिबल टिश्यू नहीं होता तो बहुत जल्दी प्लांट की लीव, स्टेम वगैरह टूट जाती है ना, बट दे स्टिक टुगेदर क्योंकि ये कॉलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये है कि ये जो कॉलेनकाइमा की सेल वॉल है वो यूनिफॉर्म नहीं होती। कॉर्नर्स पे, जैसे यहाँ कॉर्नर्स है, यहाँ पर बेटा ज्यादा थिक होता है इनका सेल वॉल। सेल वॉल कॉर्नर्स पर थिक होता है, सो इट इज मेड अप ऑफ सेल्स। इनके सेल्स काफी इलोंगेटेड होते हैं, मोर ऑफ हेक्सागोनल शेप, और इनकी जो सेल वॉल है वो कॉर्नर्स पे थिक हो जाती है, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है, थिकन एट द कॉर्नर्स। ये लीफ की स्टॉक क्या होता है, लीफ की डंडी, देन इट इज फाउंड इन एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम्स ऑल्सो, और ये फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये दोनों ही लिविंग है। स्क्लेरेनकाइमा की अगर हम बात करें तो स्क्लेरेनकाइमा डेड हो जाता है और इसका मेन काम है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना प्लांट्स को, ठीक है। एंड इट इज वेरी हार्ड, इसके सेल्स भी लंबे लंबे होते हैं, अंदर से ये बिल्कुल खाली हो जाते हैं, इनके पास कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, तभी हम इनको डेड बोलते हैं। और इनकी सेल वॉल के अंदर लिग्निन आ जाता है। लिग्निन इनकी सेल वॉल को काफी हार्ड बनाता है, तभी ये प्रोटेक्शन कर पाएंगे। सो लिग्निफाइड सेल्स भी हम बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा को। फॉर एग्जांपल यू सी, ये सारे के सारे स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स हैं बेटा, ठीक है। ये डायग्राम है कॉलेनकाइमा का और वो डायग्राम है आपके पेरेन्काइमा सेल्स का, ठीक है। आगे आ जाओ, कंडक्टिंग टिश्यू, जो कंडक्ट करने में हेल्प करेगा। इसका एग्जाम्पल है वैस्कुलर टिश्यू, इनको वैस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। इसके दो टाइप्स हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जो जाइलम टिश्यू है उसका काम है पानी को ट्रांसपोर्ट करना। पानी हमेशा नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, तो जाइलम यूनिडायरेक्शनल है, इट वर्क्स ओनली इन वन डायरेक्शन। इसके सेल्स इलोंगेटेड होते हैं। जो पुराना, मतलब जैसे जाइलम बूढ़ा हो गया, पुराना हो गया, तो वो रिटायरमेंट ले लेता है, वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प नहीं करता है। जाइलम टिश्यू के 4 टाइप्स हैं, कौन कौन से? अच्छा, हम इसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर 4 डिफरेंट टाइप के सेल्स आ गए, काम सारे वही कर रहे हैं, पानी को ट्रांसपोर्टेशन, बट 4 अलग अलग तरीके के सेल्स आ गए हैं एक ही फंक्शन करने के लिए, इसलिए हम इसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं। पहले यहाँ पे तरीके के सेल्स है ट्रेकाइड सेल्स। ट्रेकाइड सेल्स लंबे लंबे इलोंगेटेड सेल्स हैं, ठीक है, दे आर डेड। और इनके बीच में बेटा, अगर जब भी मैं बोलूँ डेड सेल है यानी कि अंदर सब कुछ खाली है, दे हैव सेल वॉल बट अंदर का प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। ये एक के पास पड़े हुए हैं, एक दूसरे के पास, जैसे एक यहाँ हो गया तो एक इसके नीचे हो गया। दे आर हाईली लिग्निफाइड, इनकी सेल वॉल में भी लिग्निन है और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्या हम इनको स्क्लेरेनकाइमा नेचर के बोल सकते हैं? बिल्कुल। जाइलम वेसल्स, इनका दूसरा नाम है ट्रैकियाई। वेसल्स ये कैसे होते हैं बेटा? इनका जो एंड है वो कुछ इस तरीके से होता है, जाइलम वेसल्स। ये भी एक के ऊपर एक के ऊपर एक पड़े हुए हैं, ये भी अंदर से खाली होते हैं। अंदर से खाली होने का रीजन क्या है कि पानी और पानी में जो घुले हुए मिनरल्स हैं उनको जाने का आसान रास्ता मिले। दे वर्क लाइक अ स्ट्रॉ। जैसे एक मान लो तुम्हारे पास प्लांट है, ठीक है, ये इसकी रूट्स है, रूट से पानी ऊपर की साइड जाना है, तो यहाँ तुमको सेंटर में जाइलम टिश्यू मिलेगा, ये जाइलम वेसल्स है, और ये कंटिन्यूअस स्ट्रॉ की तरह काम करते हैं कि नीचे से ऊपर पानी आसानी से पहुंच सके। देन जाइलम पेरेन्काइमा, देखो पेरेन्काइमा भी आ गया यहाँ पर जॉब करने के लिए। यहाँ पर पेरेन्काइमा का फंक्शन तो वही रहेगा, स्टोरेज करने का। तो यहाँ पर पेरेन्काइमा लिविंग है, स्टोरेज करते हैं फूड की, वाटर की, स्टार्च की, एंड ऑल्सो हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर। जाइलम फाइबर्स,
फाइबर्स वर्ड जहां भी आ जाए मतलब डेड। तो जाइलम फाइबर्स एक तरीके के डेड सेल्स हैं, ये भी स्क्लेरेंकाइमा से बने हुए हैं, बिल्कुल जैसे स्क्लेरेंकाइमा के सेल्स थे वही सेल्स हैं यहाँ पर, इनको हम जाइलम फाइबर्स बोलते हैं। अब जाइलम ओवरऑल एक डेड टिश्यू है या लिविंग टिश्यू है? जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग है, बाकी तीनों डेड हैं, तो मेजॉरिटी डेड हो गई तो हम जाइलम टिश्यू को डेड टिश्यू बोलते हैं बेटा। ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट इज योर फ्लोएम सेल्स। फ्लोएम सेल्स जो होते हैं वो तुम्हारे बाहर की तरफ प्रेजेंट होंगे एंड फ्लोएम जो टिश्यू है वो फूड के पैसेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। लीफ ने जो खाना बनाया वो ऊपर वाली ब्रांचेस और नीचे रूट्स तक जाना चाहिए, तो यानी कि ये दोनों डायरेक्शन में काम कर रहा है। एंड इसके ट्रांसपोर्टेशन को हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ट्रांसलोकेशन तो ट्रांसलोकेशन इज डन बाय द फ्लोएम टिश्यू, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम टिश्यू इज डिफाइंड एज ट्रांसलोकेशन। जाइलम टिश्यू की तरह इसके अंदर भी 4 अलग अलग तरीके के सेल्स आ रहे हैं जो फ्लोएम टिश्यू के साथ हेल्प कर रहे हैं। एक तो है बेटा सीव ट्यूब। सीव का मतलब क्या होता है? पोरस, छेद वाली। तो इसके जो सेल्स हैं अगर तुम डायग्राम में देखो तो इसके सेल्स में बेटा छेद होते हैं, जस्ट लाइक दिस। ये देख रहे हो, ये सीव प्लेट्स हैं बेसिकली बीच बीच में, और ये जो ट्यूब्स हैं इनको हम सीव ट्यूब्स बोलते हैं। सीव ट्यूब्स दे आर ऑल्सो इलोंगेटेड, एंड टू एंड पड़े हुए हैं। ट्रांसवर्स वॉल्स जिसके पास सीव प्लेट होगा, परफोरेटेड यानी कि छेद वाली, और ये फूड को लीफ से दूसरे पार्ट्स ऑफ द प्लांट में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। कंपेनियन मतलब क्या होता है? साथी, कंपेनियन सेल्स। तो बेसिकली सीव ट्यूब्स ना डेड होते हैं, अंदर से खाली हो जाते हैं। वाई? रीजन इज सेम, क्योंकि अंदर से जगह देनी है खाने को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, बट इनको हमें जिंदा रखना है। इनको जिंदा रखने के लिए इनके साथी सेल्स आते हैं, कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स खुद लिविंग है और जो ये खाना खुद बना रहे हैं वो ये सीव ट्यूब्स को दे देते हैं इनको जिंदा रखने के लिए। सो दीज आर क्लोजली एसोसिएटेड, बिल्कुल साथ रहेंगे सीव ट्यूब्स के, और हेल्प इन फंक्शनिंग ऑफ द सीव ट्यूब सेल्स। उसके बाद फ्लोएम पेरेन्काइमा, इसका काम भी क्या है? स्टोरेज का। ये स्टोरेज करेगा स्टार्च को, फैट को और बहुत सारे फूड मटेरियल्स को। फ्लोएम फाइबर्स सपोर्ट के लिए होगा। अगेन फ्लोएम फाइबर्स डेड है। फ्लोएम पेरेन्काइमा ऑलवेज लिविंग, कंपेनियन सेल्स लिविंग, और इन्होंने खुद सीव ट्यूब्स को भी लिविंग कंडीशन में रखा हुआ है। तो मेजॉरिटी क्योंकि यहाँ पर लिविंग है, फ्लोएम टिश्यू लिविंग टिश्यू बन जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा एनिमल टिश्यू। ये इसका फ्लो चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आप इसको बना भी सकते हो। ठीक है, फ्लोएम टिश्यू को चलो तो स्टार्ट करते हैं। फ्लोएम टिश्यू के अंदर 4 टाइप्स हैं इसके अंदर भी। एक है एपिथेलियल टिश्यू, एक है मस्कुलर टिश्यू, एक है कनेक्टिव टिश्यू और एक है नर्वस टिश्यू। देखो, जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है वो बाउंड्री बना रहा है। अब बाउंड्री जो बना रहा है ना, अंदर भी बना रहा है बाहर भी बना रहा है, जैसे स्किन हमारा एपिथेलियल टिश्यू का टाइप है। एंड इट कैन बी स्क्वामस, इट कैन बी ऑफ क्यूबॉइडल क्यूब शेप, एंड इट कैन बी कॉलमनर यानी कि लंबे लंबे सेल्स। फिर आ जाते हैं मस्कुलर टिश्यू। 3 तरीके के मस्कुलर टिश्यूज होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज्यादा टाइप्स लेकर बैठा हुआ है, और लास्ट में आता है तुम्हारा नर्वस टिश्यू। तो आओ एक एक करके ये भी समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा एपिथेलियल टिश्यू की। एपिथेलियल टिश्यू नाम से ही समझ आ रहा है बाउंड्री बना रहा है, इसको फिर प्रोटेक्शन करनी है। तो ये बहुत ही ज्यादा टाइटली प्लेस्ड होता है, इसके बीच में गैप नहीं होंगे। सिंपलेस्ट टिश्यू है, प्रोटेक्टिव टिश्यू है। ऑर्गन्स की जो भी मतलब बॉडी की जगह है, ब्लड वेसल्स है या फिर बॉडी की इनर लाइनिंग है, आउटर लाइनिंग है, हर जगह कवर करके रखेगा। इनफैक्ट जो हमारी बॉडी में डक्ट्स होती हैं उनको भी बाउंड्री देने का काम एपिथेलियल टिश्यू का होता है। वेरी क्लोजली पैक्ड एंड दे हैव नो टू वेरी लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेसेस। सबसे बड़ी बात, जो ब्लड वेसल्स हैं वो एपिथेलियल टिश्यू के पास डायरेक्टली नहीं पहुंचती हैं। हर एपिथेलियल टिश्यू नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पड़ा हुआ होगा, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये एपिथेलियल टिश्यू बनाऊं, ये एक एपिथेलियल टिश्यू मतलब सेल्स हो गए, ठीक है। इस सब के नीचे एक नॉन सेल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पड़ी हुई है इसको सपोर्ट देने के लिए, और इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू है जहां पर ब्लड भी आ रहा है, लिम्फ भी आ रहा है, एंड पूरा सप्लाई है। यहां से खाना जाता है बेटा इनके पास।
तो डायरेक्ट ब्लड सप्लाई तो नहीं है, नीचे से ब्लड सप्लाई जा रहा है इनके पास। सेल्स डिपेंड ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू फॉर द न्यूट्रिएंट्स। यही बात हमने डिस्कस करी। सबसे पहले अगर स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू की बात करें, स्क्वामा का मतलब होता है फ्लैट, चपटे सेल्स होते हैं, बिल्कुल थिन फ्लैट सेल्स, और इनका न्यूक्लियस बहुत क्लियरली तुमको दिखेगा। ये बहुत ही ना पतली लेयर वाले सेल्स है, तो ये प्रोटेक्शन और कवरिंग भी वही कर रहे हैं जहां पर सिंगल लेयर की जरूरत हो। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं, हमारे लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई है उनकी कवरिंग बना रहा है, इसोफिगस जो हमारी फूड पाइप है, और हमारे माउथ की जो अंदर वाली लाइनिंग है वहां पर भी स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू होता है। ये प्रोटेक्ट करता है बेटा इंजरी से, जर्म से, हार्मफुल केमिकल से। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये जो तुमको यहाँ डायग्राम दिख रहा है, ये ग्रे कलर की बेसमेंट मेम्ब्रेन है, क्यूब शेप्ड सेल्स है, ठीक है, एंड सिंगल लेयर होती है। दे आर एक्चुअली क्यूब शेप्ड, नॉट क्यूबॉइड। लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, जो किडनी की ट्यूब्यूल्स है, सलाइवरी ग्लैंड्स की जो डक्ट्स जा रही हैं, ठीक है, एंड गोनाड्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो वहां पर भी जो एपिथेलियम टिश्यू है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है। आपको एग्जांपल्स पता होने चाहिए। अच्छा, ये करता क्या है? हो सकता है कुछ केमिकल्स अपने अंदर से बनाए, कुछ केमिकल सीक्रेट करे, या फिर बेटा कुछ चीजों को एब्जॉर्ब करे, अपने अंदर लेकर जाए, सपोर्ट भी कर रहा है और बॉडी से वेस्ट रिमूव भी कर रहा है, यानी कि एक्सक्रीशन भी कर रहा है। नाउ हैव अ लुक एट देयर डायग्राम्स। स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का डायग्राम देखो, बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है। अगर ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू अपने ऊपर बहुत सारी लेयर्स बना ले तो ये स्ट्रैटिफाइड बन जाता है। स्ट्रैटिफाइड मतलब इसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स हैं। ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू का डायग्राम है। ये देखो यहाँ पर सिंगल लेयर है, बट कुछ कुछ जगह पर ये स्ट्रैटिफाइड भी हो सकता है। CO2 तुमको नहीं पढ़ना है। कॉलमनार होते हैं लंबे लंबे सेल्स, टॉल सेल्स लाइक दिस। आओ कॉलमनार सेल्स के बारे में पढ़ाती हूँ। दीज आर टॉल सेल्स, और इनका जो न्यूक्लियस है देखोगे वो बेस पर पड़ा हुआ है, सेंटर में नहीं होता, इनका न्यूक्लियस बेस पर होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन सब में है। हमारी स्किन जो है वो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का एग्जाम्पल है, क्योंकि स्किन में बेटा एक लेयर से तो प्रोटेक्शन होगी नहीं, हमारी स्किन मल्टी लेयर्ड है, इसलिए हम उसको स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। नाउ कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स आर टॉल सेल्स, ठीक है, एंड इनका जो ओवल शेप न्यूक्लियस होता है वो बेस पर प्रेजेंट होता है। ये भी सिक्रीशन करते हैं, कुछ सामान को एब्जॉर्ब करते हैं और वेस्ट रिमूवल में हेल्प करते हैं। अगर इन सेल्स के सरफेस के ऊपर या ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं तो उसको हम सिलिया बोल देते हैं, और ये पूरा सेल क्या बन गया, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। टॉल स्लेंडर सेल्स पोजेसिंग सिलिया। इनकी लोकेशन क्या है बेटा, ये हमारे नाक के नेजल पैसेज में पड़े हुए हैं, यानी कि नाक की जो अंदर वाली लाइनिंग है ना ट्राकिया तक, वहां पर ये बाउंड्री बना रहे हैं। ओविडक्ट्स जो फीमेल के अंदर होता है वहां पर सिलिएटेड पड़े हुए हैं, एंड टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, यानी कि हमारा पूरा ट्राकिया को जो रास्ता है वहीं पर ये प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन का, क्योंकि इनके ऊपर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, तो ये सामान को मूव कराने में हेल्प करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। ये सिलिया से मूव करते रहते हैं, तो ये एयर को मूव कराएंगे, एग को मूव कराएंगे फीमेल बॉडीज के अंदर, ठीक है। प्लस इनके बीच बीच में ऐसे वाइन शेप के ग्लास, वाइन ग्लास सुना है तुमने, ऐसी शेप के कुछ सेल्स होते हैं जिनको गॉबलेट सेल्स बोलते हैं। गॉबलेट सेल्स ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं, तो आपके नाक के रास्ते में इसका फायदा ये है कि गॉबलेट सेल्स लगातार म्यूकस बना रहे हैं, तो आप मान लो पॉल्यूटेड या डर्ट वाली एयर इनहेल कर रहे हो तो वो जो डस्ट है, वो डर्ट है, वो आपकी नाक में ही ट्रैप हो जाएगी, या वो आपके ऊपर वाले रास्ते में ही ट्रैप हो जाएगी। देन कम्स ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर क्या होता है बेटा, ग्लैंड्स आर स्पेशल एरियाज इन आवर बॉडी जो कुछ सीक्रीट करे, तो ग्लैंडुलर कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू भी होता है, ठीक है। इनके अंदर भी गॉबलेट सेल्स होते हैं, ये हमारी इंटेस्टाइन ग्लैंड्स और ट्रैकिया ब्रोंकाई के अंदर मिलेंगे, और म्यूकस के साथ साथ ये कुछ स्पेशल तरीके की सिक्रीशंस करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स बनाते हैं। तो ग्लैंडुलर कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये सारे एग्जाम्पल्स है तुम्हारे ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू के, और यहाँ पर देखो बेटा सिलिएटेड कॉलमनार सेल्स दिख रहे हैं। अगर तुम अपनी नेजल लाइनिंग को देखोगे अच्छे से तो तुमको ऐसे कुछ देखने को मिलेगा। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही समझ आ रहा है भी कनेक्ट कर रहा है, राइट। तो ये अलग अलग बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करेगा। ये ऑर्गन्स के आसपास जो एम्प्टी स्पेसेस हैं वहां पर होता है, स्किन के नीचे जो फैट स्टोरिंग एरिया है वहां पर प्रेजेंट होता है। हर कनेक्टिव टिश्यू की ना 3 चीजें तुमको उसके अंदर देखने को मिलेंगी।
क्या क्या? एक तो होगा मैट्रिक्स, यानी कि उसका ग्राउंड सब्सटेंस क्या है, पानी होगा, पानी ज़्यादा है या कम है, पानी के अंदर कितने मिनरल्स, आयंस वगैरह घुले हुए हैं, वो उसका मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स हार्ड भी हो सकता है जैसे कि बोन के अंदर, मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा फ्लूइड जैसा भी हो सकता है जैसे कि ब्लड के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर होते हैं एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को हम सेल्स भी बोल सकते हैं। जैसे बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू, उसके अंदर ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट है, बोन के सेल्स। कार्टिलेज इज ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू, उसके अंदर कौन से सेल्स है? कार्टिलेज के सेल्स। ब्लड के अंदर अलग अलग तरीके के सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, और ये सारे ही कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल्स हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू इज वेरी अबंडेंट, बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है। फिर इसके अंदर सपोर्ट के लिए फाइब्रोसेल्स भी होते हैं, जिनको हम फाइब्रोसाइट्स या फाइबर्स बोलते हैं। फाइब्रोसाइट जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकते हैं, जहां पर जैसे अगर मैं बात करूं टेंडन्स और लिगामेंट्स की, वहां पर आपको फाइबर्स मिलेंगे। ऑलवेज रिमेंबर कि फाइबर्स जो है वो ब्लड के अंदर एब्सेंट होता है, एब्सेंट इन ब्लड, क्योंकि ब्लड में नीड नहीं है, ब्लड में फाइबर्स नहीं होने चाहिए। ब्लड पानी की तरह बेटा बहता रहेगा बॉडी के अंदर। नाउ कनेक्टिव टिश्यू को भी हमने फ्लो चार्ट में डिवाइड किया है टू सिंप्लीफाई इट। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इसके दो टाइप्स हैं बेटा, टेंडन्स और लिगामेंट्स, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के। सपोर्टिव नेचर किसका है? एक तो बोन का और कार्टिलेज का। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कौन से हैं? ब्लड और ब्लड का भाई लिम्फ। आगे आ जाओ। एरियोलर टिश्यू एक पैकेजिंग टिश्यू है, ये बेटा आपको बहुत जगह मिल जाएगा, ऑर्गन्स के बाहर, आसपास, स्किन के नीचे एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट है। अब यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है? स्किन और मसल्स के बीच में है, एपिथेलियल टिश्यू के नीचे है। दिस डायग्राम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो दिख जाएंगे बेटा फाइबर्स, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट वो सेल्स होते हैं जो कि फाइबर्स बनाते हैं। जैसे ये जो तुमको यहाँ पर बड़ा सा सेल दिख रहा है ना, इट इज एक्चुअली अ फाइब्रोब्लास्ट, और यहाँ पर वो कोलाजन फाइबर्स बना रहा है। जितना ज्यादा कोलाजन होगा उतनी ज्यादा हमारी यंग स्किन दिखती है, ये हमारी स्किन के नीचे मिलता है। अब यहाँ पर बेटा बैक्टीरिया इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो बैक्टीरिया से लड़ने के लिए मैक्रोफाजेस आते हैं। मोनोसाइट्स होते हैं एक तरीके के व्हाइट ब्लड सेल्स। मोनोसाइट्स बहुत सारे बैक्टीरिया को एक साथ खाने की कोशिश कर रहे हैं तो एक बड़े से सेल के रूप में चेंज हो जाते हैं, मैक्रोफाज बोलते हैं उसको। मैक्रो मीन्स लार्ज, फाज मतलब ईटिंग, ये बहुत सारे बैक्टीरिया को बेटा एक साथ खा जाएगा। उसके अलावा भी देखो तुमको यहाँ पर और तरीके के सेल्स दिख रहे हैं। यहाँ पर कौन सा सेल है? मास्ट सेल, ये भी एक तरीके का व्हाइट ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। बेजोफिल्स, बेजोफिल्स खुद को मास्ट सेल में बना देते हैं, और बेटा ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे काम करता है। हिस्टामीन रिलीज करता है, ठीक है, एंड हेपरिन रिलीज करता है जो कि ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। तो ये बहुत सारे केमिकल्स रिलीज करता है हमारी बॉडी के अंदर। फिर आ जाओ तुम एडिपोज टिश्यू, ये फैट स्टोरिंग टिश्यू होता है। एडिपोज टिश्यू इज जस्ट लाइक एरियोलर टिश्यू, बस एरियोलर टिश्यू के अंदर ना तुम एडिपोसाइट्स ऐड कर दो, यानी कि फैट स्टोरिंग सेल्स ऐड कर दो। ये एडिपोसाइट्स फैट स्टोरिंग सेल्स हैं, ये प्रेजेंट होते हैं एरियोलर टिश्यू के अंदर, ठीक है। ये क्या करेंगे? अपने अंदर फैट स्टोर कर लेंगे। जब ज्यादा फैट होगा तो इसका साइज बड़ा हो जाता है, और जब इसके अंदर से फैट निकल जाता है तो ये बहुत श्रिंक कर जाता है, छोटे साइज का होता है। इसके अंदर जो तुमको येलो येलो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना बेटा, ये फैट ग्लोब्यूल्स हैं, फैट को स्टोर करने वाला एरिया है। वेरी इंपॉर्टेंट, एडिपोसाइट्स आर फैट स्टोरिंग सेल्स। फिर आ जाओ तुम फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर। ये इलोंगेटेड सेल से बना हुआ है जिनको हम फाइबर्स भी बोलते हैं, ठीक है। एरियोलेट, ऐसा नहीं है कि मतलब ये सारे टिश्यूज आपको एक पर्टिकुलर एरिया में मिलेंगे, बट ये सारे एक साथ ही प्रेजेंट होते हैं, बस आप पढ़ अलग अलग तरीके से रहे हो। जैसे यहाँ पर एक है टेंडन्स, टेंडन्स का काम क्या होता है? ऐसे याद रखना, BTM, ठीक है। B से बोन, T से टेंडन, M से मसल। तो ये बोन और मसल को जोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी बोन है, यहाँ पर ये आपकी बोन है, और यहाँ पर बेटा मसल्स है। तो ये वाला जो टिश्यू है, दिस टिश्यू, दिस इज योर टेंडन टिश्यू। तो टेंडन जो है वो बोन और मसल को ज्वाइन करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत स्ट्रेंथ वाला टिश्यू है बेटा यहाँ पर, क्योंकि स्ट्रेंथ की जरूरत है। फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर ज्यादा नहीं होती, और इसको हम वाइट फाइब्रस टिश्यू भी बोलते हैं। ये आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, आप इसको याद कर सकते हो कि भाई ये वाइट फाइब्रस टिश्यू है। लिगामेंट, बल्ब की गलत स्पेलिंग याद करेंगे, दैट इज BLB,
तो दो बोन्स को भी आपस में जोड़ना बहुत जरूरी है। तो दो बोन्स के बीच में ये प्रेजेंट होता है बेटा, जैसे ये आपकी ऊपर वाली हड्डी, ये नीचे वाली हड्डी, और इसके बीच में जो आपको एनसर्कल टिश्यू दिख रहा है वो लिगामेंट है। ये इलास्टिक होता है, तभी आप अपने हाथ को ऐसे मूव कर पा रहे हो। ये एक बोन है, ये एक बोन है, बीच में लिगामेंट है। आप अपने फिंगर्स को ऐसे मूव कर पा रहे हो। यहाँ पर जितनी भी बोन्स हैं उनके बीच में लिगामेंट प्रेजेंट होता है। ये येलो कलर का होता है क्योंकि इसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। फिर आ जाओ तुम बोन और कार्टिलेज के ऊपर। बोन पोरस होती है अंदर से, बाहर से हमें लगता है कि बोन बहुत हार्ड है, बट अंदर से बेटा बोन के अंदर काफी छेद होते हैं, स्पंजी सी होती है, एंड उसके अंदर बोन मैरो पड़ा हुआ होता है, रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो, जो कि आप आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ते ही हो। इट इज पोरस, ठीक है, एंड बोन्स के अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स का सप्लाई डायरेक्टली जाता है। वहीं पर अगर कार्टिलेज की बात करो तो कार्टिलेज में अंदर कोई ऐसा स्पंज नहीं है बेटा, इसका मैट्रिक्स बहुत ज्यादा थिक होता है, एंड ये सारी चीजें एब्सेंट होती हैं, यानी कि कार्टिलेज के पास डायरेक्टली ना ही ब्लड सप्लाई जा रहा है ना ही नर्व्स जा रही है। सेमी ट्रांसपेरेंट इलास्टिक है, इलास्टिक जैसे आपके कानों के अंदर, ये आपके काने से फोल्ड हो जाते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर कार्टिलेज है। कोई मुक्का मारे तो नाक बहुत जल्दी टूट जाती है क्योंकि नाक में कार्टिलेज होता है। सो इट इज फाउंड इन नोज टिप, एक्सटर्नल ईयर्स, और ये बेटा हमारे ट्रैकिया के अंदर भी प्रेजेंट होता है। ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाने के लिए वहां पर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है, ब्रोंकियल ट्यूब्स के अंदर और वर्टिब्रेट्स के अंदर भी। बिटवीन वर्टिब्रेई, वर्टिब्रेट्स नहीं, वर्टिब्रेई, बेसिकली ये जो हमारी बैकबोन है ना, ये छोटी छोटी हड्डियों से बनी हुई है। तो जो मेन हड्डियां हैं वो तो बोन से ही बनी हुई है, पर उस बोन के बीच में यहां पर कार्टिलेज होता है, ठीक है। बोन के एंड्स पर बेसिकली कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। बोन के अंदर अलग अलग तरीके के सेल्स होते हैं। बोन के सेल्स को हम ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोब्लास्ट पहले बनते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोसाइट्स को जन्म देते हैं। इनके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस है, तभी मम्मी बोलती है दूध पियो, कैल्शियम मिलेगा, हड्डियां मजबूत होंगी। फिर आ जाओ बेटा ब्लड के ऊपर। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड के अंदर दो चीजें आपको देखने को मिलती हैं। एक तो मिलता है प्लाज्मा, जो इसका मैट्रिक्स है, फ्लूइड मैट्रिक्स। कितना होगा बेटा प्लाज्मा ब्लड के अंदर? 55%। बची हुई चीजें क्या होती हैं? सेल्स या फिर एलिमेंट्स। कौन कौन से सेल्स होते हैं? एक होते हैं रेड ब्लड सेल्स, एक होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहां पर लिख रही हूं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये तीन सेल्स हैं जो हमारे ब्लड के अंदर है। सेल्स का कंपोजिशन होता है 45%। प्लाज्मा मैट्रिक्स है, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या है ये भी लिख लो बेटा। प्लाज्मा में 92% तो वाटर होता है, 6 to 8% प्रोटीन्स होते हैं, और बाकी बचा हुआ 1-2% इसके अंदर हार्मोन्स, मिनरल्स या सॉल्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थी हमारे ब्लड की बात। फिर आ जाता है हमारा लिम्फ। लिम्फ जो है वो ब्लड से फिल्टर होकर ही बना है। तो आप लिम्फ के अंदर क्या डालोगे? लिम्फ में कोई भी रेड ब्लड सेल्स नहीं आते, प्लेटलेट्स भी नहीं आती हैं। लिम्फ इज फिल्टर्ड ब्लड। ये थोड़ा सा येलोइश कलर का होता है, ठीक है, और जो ब्लड बाहर निकल गया, मान लो ये ब्लड वेसल है या ये ब्लड कैपिलरी है, तो बेटा ब्लड कैपिलरी से ही फिल्टर आउट होकर आपका लिम्फ बनता है। यहाँ पर प्लाज्मा बाहर आ जाता है, प्लाज्मा के अंदर पानी बाहर आ जाएगा, ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाएंगे, and they will form new substance that is your lymph. lymph हल्का सा येलो कलर का होता है, ठीक है। इसके अंदर कोई व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स नहीं होती हैं। लिम्फ का काम भी क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का। फिर आ जाती है तुम्हारा मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू तुम्हारा 3 टाइप्स का है। डायग्राम्स आर इंपॉर्टेंट, डायग्राम बनाने भी आने चाहिए और डायग्राम देखकर पहचानना भी आना चाहिए। अब यहाँ पर तुमको ये लंबे लंबे जो सेल्स दिख रहे हैं, सिलेंड्रिकल शेप्ड, पहली बात ये स्ट्राइएटेड है क्योंकि इसमें ना तुमको डार्क और लाइट बैंड्स देखने को मिलेंगे। जब तुम माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे ना इसको, तो तुमको एक डार्क एरिया दिखेगा, फिर लाइट एरिया, फिर डार्क एरिया, फिर लाइट एरिया, फिर डार्क एरिया, फिर लाइट एरिया। इसी को हम स्ट्राइएशंस बोलते हैं, दैट इज व्हाई इट इज स्ट्राइएटेड। तुमको यहाँ पर कोई ब्रांचेस नहीं दिख रही हैं तो इट इज अनब्रांच्ड। ये हमारी बॉडी का 50% वेट बना रहे हैं, एंड इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। एक ही सेल के अंदर काफी सारे न्यूक्लियस दिख जाएंगे तुमको।
दिस इज वन लॉन्ग सेल और इसके अंदर तुमको 3 न्यूक्लियस दिख रहे हैं। एंड इट इज फाउंड इन आर्म्स, लेग्स। ये बेसिकली हमारी बॉडी का वॉलंटरी एक्शन करते हैं, जैसे तुमको डांस करना है, वॉक करना है, जो भी तुम कमांड दे रहे हो अपनी बॉडी को और वो कमांड ले रही है मसल, वो तुम्हारी स्ट्राइटेड मसल होगी, जिसको वॉलंटरी मसल्स भी बोलते हैं। बेटा इसको स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं, इनको हम स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। फिर आ जाओ नॉन स्ट्राइटेड, ये हमारी कमांड नहीं सुनती है, ये इनवॉलंटरी है। इनकी शेप देखो, बीच में से मोटी, साइड में से पतली, ऐसी शेप को स्पिंडल बोलते हैं। इनके पास बहुत सारे न्यूक्लियस थे, इसके पास ओनली 1 न्यूक्लियस, इट इज यूनिन्यूक्लिएटेड। ब्रांच नहीं है, स्ट्राइएशंस नहीं है, और ये हमारी यूरिनरी ब्लैडर, यूटेरस और ब्लड वेसल्स के अंदर मिलता है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन आइरिस ऑफ द आई, क्योंकि हमारी आंखें जो है वो बेटा अपने आप प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करती हैं। आप अंधेरे में जाते हो या आप बहुत ज़्यादा सन में चले गए हो तो आपकी प्यूपिल का साइज चेंज होता है, एंड इट इज डन बाय दीज सेल्स। स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं इनको। कार्डियक मसल सिर्फ और सिर्फ हार्ट में होती हैं, ये भी इनवॉलंटरी है, हमारी कमांड नहीं सुनती हैं, ठीक है। ये भी स्ट्राइटेड होंगी, बहुत ज्यादा नहीं, लिटिल स्ट्राइटेड, एक ही न्यूक्लियस है, पर इनकी ब्रांचेस दिख रही हैं तुमको, सो इट इज ब्रांच्ड। एंड ये बेटा थकती नहीं है बहुत जल्दी, थकने को बोलते हैं फटीग, ठीक है। तो बहुत जल्दी ये थकती नहीं है, क्योंकि सोचो हमारी हार्ट की मसल्स थक गई तो बेटा कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हम हार्ट की मसल्स फटीग नहीं करती हैं, थकती नहीं है, डू नॉट गेट टायर्ड वेरी सून। लास्ट है तुम्हारा नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू नर्वस नहीं, न्यूरॉन्स या नर्व सेल से मिलकर बना हुआ है। अगर तुम न्यूरॉन का डायग्राम देखोगे तो तुमको सेंटर में एक न्यूक्लियस दिखता है, इसके बाहर साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को हम एक नाम देते हैं, दैट इज सेल बॉडी या फिर पेरिकैरियन। सेल बॉडी भी बोलते हैं इसको। और फिर ये जो लंबा सा थ्रेड जा रहा है बेटा, इसको एक्सॉन बोलते हैं, एक्सॉन, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा न्यूक्लियस, यहां पर इसका साइटोप्लाज्म, इसका साइटोप्लाज्म में से लंबे लंबे एक्सटेंशंस शो करता है, और इन्हीं एक्सटेंशंस को हम डेंड्राइट्स बोलते हैं बेटा। और यहां पर जो सबसे लंबा डेंड्राइट है वो है एक्सॉन, दिस पोर्शन इज एक्सॉन। यहां पर है एक्सॉन टर्मिनल, क्योंकि न्यूरॉन यहां पर खत्म हो चुका है, सो दिस इज योर एक्सॉन टर्मिनल, या फिर नर्व एंडिंग भी बोलते हैं इसको। हमारा जो न्यूरॉन होता है उसके ऊपर स्पेशल तरीके के सेल्स होते हैं बेटा, जिनको हम श्वान सेल्स बोलते हैं। ये श्वान सेल्स इस तरीके से इसके ऊपर पड़े हुए हैं, लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमारे कुछ श्वान सेल्स है जो तुमको यहाँ पर येलो येलो कलर के दिख रहे हैं। ये श्वान सेल्स एक व्हाइट कलर की लेयर बनाते हैं, जिसको माइलिन शीथ बोलते हैं, माइलिन शीथ, यहां पर जो एक्सॉन को कवर करके रखती है, ठीक है। और जब एक्सॉन का बंडल बन जाए, जैसे मान लो यहाँ पर मैं बहुत सारे न्यूरॉन्स बना दूं, इसके ऊपर भी और इसके नीचे भी, सेल बॉडी वाला एरिया हटा दो, ये जो एक्सॉन वाला एरिया है, ऐसे ऊपर भी एक्सॉन नीचे भी एक्सॉन, उसके बंडल और ग्रुप को हम नर्व बोलते हैं बेटा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टिश्यू चैप्टर। आओ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर नजर डाल लेते हैं। कौन सा टिश्यू है, इसका आंसर तुमको कमेंट्स में करना है मुझे, कि ऐसा कौन सा टिश्यू है जो मसल और बोन को कनेक्ट करता है। दूसरा, कार्डियक मसल्स कैसी होंगी, यू हैव टू चूज द राइट आंसर। यहाँ पर एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी मसल है, 1 और 2 पार्ट्स को लेबल करना है और ये कहाँ लोकेटेड है, ठीक है बेटा, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताने हैं। तो सबसे पहले तो ये कौन से टाइप की मसल है बेटा, सिलेंड्रिकल है, तो ये वॉलंटरी यानी कि स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल। इसको आप स्ट्राइएटेड मसल भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें आपको ये जो लाइंस दिख रही है ना, ये इसकी स्ट्राइएशंस हैं। यहां पर है इसका डार्क बैंड और ये है बेटा इसका लाइट बैंड। 1 और 2 को लेबल करने के लिए बोला हुआ है, तो आप यही लिखोगे। ये कहाँ लोकेटेड होता है, ये हमारी आर्म्स में, लेग्स में, जहां पर हम वॉलंटरी मूवमेंट कर सकते हैं, वहां लोकेटेड होता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो नॉट ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड, इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, है ना, सिलेंड्रिकल इन शेप, स्ट्राइएटेड, ऐसे बहुत सारे आप इसके कैरेक्टर्स लिख सकते हो। नाउ गिव द टेक्निकल टर्म फॉर द फॉलोइंग, द कैटेगरी ऑफ द प्लांट टिश्यू जो अब मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, परमानेंट टिश्यू। The kind of plant cells with thin walls and usually have a single large vacuole, meristematic tissue.
ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और ओके वेट, द काइंड ऑफ प्लांट सेल विथ थिन वॉल्स एंड यूजुअली अ सिंगल लार्ज वैक्यूल, बेटा इसका आंसर होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, यहां पर गलत लिखा हुआ है, इट इज नॉट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इलोंगेटेड सेल्स विच आर थिकन्ड एट कॉर्नर्स, collenchyma, the two major type of tissue which provide the upward movement of water and dissolved food material from roots and leaves to other parts of the plant, इसमें दोनों आ जाएगा xylem and phloem। ठीक है, कंडक्टिंग टिश्यूज। देन नेम द काइंड ऑफ एनिमल टिश्यू जिसमें सेल्स फ्लैट हैं, क्यूबॉइडल हैं, कॉलमनार है, प्रोटेक्टिव लेयर बना रहे हैं, एपिथेलियल टिश्यू की बात हो रही है। सेल्स प्रोड्यूस एंड पोर आउट केमिकल सब्सटेंसेस, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जो कुछ ना कुछ केमिकल सीक्रेट करेगा। देन सेल कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, मसल्स, बेटा मसल्स एक जगह कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, तभी आपकी बॉडी मूव कर पाती है। तो इकलौते सेल्स हैं हमारी बॉडी में जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रहे हैं। सेल्स विच कैन प्रोड्यूस या कंडक्ट इम्पल्सेस, इम्पल्सेस यानी कि सिग्नल, एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल पहुंचाने का काम किसका होता है, न्यूरॉन्स का होता है, तभी ये बहुत लंबे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, 1-1 मीटर बेटा इनकी लेंथ हो सकती है। गिव वन एग्जांपल, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम कहाँ लोकेटेड है, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। बेटा हमारा सिलिएटेड कॉलमनार नाक में भी है, इनर नेजल पैसेज, इनर लाइनिंग ऑफ नेजल पैसेज, ऑल्सो इन योर ट्रैकिया, विंड पाइप। इलास्टिक कार्टिलेज हमारी नोज के अंदर एंड पिन्ना के अंदर। अनस्ट्राइटेड मसल्स जो अपने आप काम कर रहे हैं, तो आप स्टमक भी लिख सकते हो, यहाँ पर आइरिस दिया हुआ है। ठीक है, then true and false, axons of nerve cells are very long, it is true. Dendrons bundle together to form a nerve, बेटा यहाँ लिखा है dendrons bundle together to form a nerve, this is wrong। एक्सॉन के बंडल को हम नर्व बोलते हैं, तो ये फॉल्स हो गया। कार्डियक मसल्स गेट टायर्ड सून, नो इट इज फॉल्स, कार्डियक मसल्स नहीं थकती हैं। एपिथेलियल सेल्स लीव स्पेस बिटवीन देम, फॉल्स, क्योंकि एपिथेलियल सेल्स का काम है प्रोटेक्शन करना, अगर उनके बीच में स्पेस आ गया तो बैक्टीरियाज के लिए या जर्म्स के लिए बहुत आसानी हो जाएगी घुसना, तो इनका फंक्शन ही खत्म हो जाएगा बेटा फिर तो। पेरिकैरियन इज द न्यूक्लियस ऑफ नर्व सेल, इट इज रॉन्ग। पेरिकैरियन is actually nucleus plus cytoplasm, okay, of nerve cell। ठीक है, देन मसल्स ऑफ द आइरिस ऑफ द आई आर ऑफ वॉलेंट्री टाइप, क्या हमारी आइरिस की जो मसल्स हैं वो वॉलेंट्री हैं, फॉल्स, बेटा इनवॉलेंट्री है। कार्टिलेज हैज नो ब्लड वेसल्स और नर्व्स इन इट, ये बिल्कुल सही बात है, बोन के अंदर होता है पर कार्टिलेज में नहीं होता है। सो दीज वर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप देख रहे हो मसल्स के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, आइरिस वाले के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मसल्स पार्ट स्किप नहीं करना है। न्यूरॉन्स तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो डायग्राम की लेबलिंग्स आपको पता होनी चाहिए, और फिर जो एपिथेलियल टिश्यू है कौन सा कहाँ लोकेटेड है आपको उसके एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए लोकेशन के। ठीक है, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू में बेटा ब्लड और लिम्फ से इतने क्वेश्चंस नहीं आते, बट हाँ टेंडन्स और लिगामेंट्स के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉयड इट एंड इट हेल्प्ड यू। एंड हमने बहुत छोटे टाइम में पूरा चैप्टर खत्म किया है, यही इसका पर्पस था, और तुमको जब फाइनल रिवीजन करनी है तो तुमको बहुत हेल्प करेगा। मैं जल्दी आऊंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो बच्चा पार्टी, बाय बाय, टेक केयर।